बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चैप्टर शुरू किया जिसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम बायोटेक करते कैसे हैं वो नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या यूज़ है। बेसिक दो मोटो हैं हमारे, एग्रीकल्चर को डिस्कस करना और मेडिसिन को डिस्कस करना कि किस तरह से ये एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज़ होगा, क्या एप्लीकेशन एग्रीकल्चरल फील्ड में और मेडिसिनल में। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बताया था कि ह्यूमन वेलफेयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसी टेक्नोलॉजी के तौर पर यूज़ करना, दैट इज़ बायोटेक। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर शुरू किया, फिर मैंने बताया आपको जीएमओ क्या होता है। आपको एक नंबर का क्वेश्चन कई बार देखने को मिलेगा, व्हाट इज़ जीएमओ? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ क्यों करते हैं हम? इंक्रीज करने के लिए न्यूट्रिशनल फूड को। नैन्सी, अब आवाज़ आ रही है क्लियर? हेलो नैन्सी, क्लियर है वॉइस या कट रही है अभी भी आवाज़? मैं बोल रहा हूँ आवाज़ नहीं आ रही है तो क्लास कैसे लोगे यार? हेलो हेलो हेलो, बाकी सबको आवाज़ आ रही है ना? अच्छा, मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। वेट, ठीक है नैन्सी? ओके, सुनो। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था जीएमओ क्या होता है, कैसे ये न्यूट, ठीक है, ये म्यूट कर दूँ इसको थोड़ा। तो इंक्रीज करना किसको? न्यूट्रिशनल फूड को। टॉलरेंट बना देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है टॉलरेंस को एबायोटिक स्ट्रेस से, रेजिस्टेंट बना देता है पेस्ट से, इंक्रीज कर देता है मिनरल अपटेक को और यूजेस को, डिक्रीज कर देता है मैचुरेशन टाइम को। डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए कुछ, ठीक है। जब हम कोई जीन इंसर्ट करते हैं तो दूसरे जीन्स का भी फंक्शन अफेक्ट होता है, कई एलर्जीज कॉज होती हैं, ठीक है। ये देखा था हमने, बीटी कॉटन डिस्कस किया। उसके बाद आज हमको पढ़ना है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, इंसेक्ट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है, बताओ जरा। कौन बताएगा? इंसेक्ट और पेस्ट बहुत बेसिक है। इंसेक्ट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? इंसेक्ट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है? अनस, हेलो अनस। इंसेक्ट, बोलो बोलो। अरे एक एक करके, एक एक करके। हम्म, अच्छा, और प्रिया क्या बोल रही है? अभी अभी गूगल किया है ना ये? गूगल में सर्च करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज, पहला सर्च यही आता है। चल, ओके। तो यही एक डिफरेंस है कि इंसेक्ट्स अच्छे भी होते हैं लेकिन पेस्ट बुरे ही होते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप के लिए, तो ध्यान रखना। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में यहाँ पर एक पेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं,
नाम देखना थोड़ा सा, जो टोबैको प्लांट के रूट्स को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? टोबैको प्लांट के रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। कौन है जो रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है? एक तरह का नीमाटोड है, पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरे की बॉडी में रहते भी हैं, ठीक है, खाते भी हैं और वहीं पर डिजीज़ कॉज भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला, एक तरह का नीमाटोड है जिसका नाम क्या है? मिलॉइडिजाइन इनकॉग्निशिया। ध्यान रखना, नाम जितना खतरनाक है ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलॉइडिजाइन इनकॉग्निशिया, याद रहेगा। क्या बोला? मिलॉइडिजाइन। हाँ, ये पेस्ट है, ठीक है। ये पेस्ट है जो अफेक्ट करता है किसको? रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को। पूरी की पूरी फसल खराब कर देता है ये, ठीक है। यानी कि भाई अब आपको लग रहा होगा अच्छा हुआ, लेकिन एक बात बताओ, जो किसान है, ठीक है, हालांकि टोबैको इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन जो किसान है जो इसकी खेती कर रहे हैं उनके लिए तो रोज़ी रोटी है, ठीक है। तो उनके लिए इस चीज़ का लॉस हो जाना बहुत बड़ा लॉस है। तो ये जो निमाटोड है मिलॉइडीजाइन इनकॉग्निशिया, जो इसका बिजनेस कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है जब इस पर ये निमाटोड लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का पेस्ट है। ये दो चीज़ें हमने समझी। अब इस समझते हैं कि ये किस तरह से रूट्स ऑफ प्लांट को, टोबैको प्लांट को अफेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। तो इसका वही मेथड है कि ये जो निमाटोड है ये प्लांट की बॉडी में एंटर करता है। यहाँ दोबारा लिखते हैं, देखो, प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि किस तरह से इन्फेक्शन कॉज करता है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि किस तरह से ट्रीट करना है ना। तो मैं मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन देख रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन क्या है? सबसे पहले निमाटोड कहाँ जाएगा? प्लांट के बॉडी में, मतलब रूट्स में। कौन सा प्लांट है? टोबैको प्लांट, ठीक। इसके पास एक जीन होता है, टॉक्सिक जीन होता है। वो टॉक्सिक जीन भी इसका मतलब निमाटोड के साथ साथ कहाँ गया? प्लांट के रूट्स में गया। इतना क्लियर है सभी को? हेलो, ठीक। तो ये जीन आपको पता है आगे जाके क्या करेगा? एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन करके एक जीन क्या बना देगा? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है और क्या बनाता है? एमआरएनए बना देगा कि नहीं बनाएगा? एमआरएनए बना देगा। और ये एमआरएनए जब एक और प्रोसेस करेगा जिसका नाम क्या है? ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन करके क्या बना देगा? प्रोटीन बनाएगा, राइट। और ये जो प्रोटीन है, क्या ये प्रोटीन अच्छा है? यही प्रोटीन क्या करेगा? दुष्ट है ये प्रोटीन। क्या है ये प्रोटीन? दुष्ट। कैसे? यही प्रोटीन तो अफेक्ट करेगा इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। समझ आया? क्लियर है इतना? तो मुझे इसका मैकेनिज्म समझ आ गया कि किस तरह से ये निमाटोड प्लांट के रूट्स में जाता है। इसका जो जीन है वो एक प्रोसेस करता है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए बनाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए बनाने के बाद ये क्या करता है? आरएनए बनाने के बाद ये अपना प्रोटीन बनाता है ट्रांसलेशन करके। और ट्रांसलेशन करके जब ये प्रोटीन बनाता है, ठीक, तो वो प्रोटीन, जिस तरह से आपने वो देखा था रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक था वहाँ पे बीटी कॉटन के टाइम पर, टॉक्सिक प्रोटीन देख रहे थे हम, याद करो। वही टॉक्सिक प्रोटीन किसको किल कर रहा था? इंसेक्ट के गट में
जाके गेट वॉल को स्वेल कर दे रहा था, फिर लाइसिस कॉज कर रहा था, फिर इंसेक्ट डाई। ऐसा यहाँ पर एक प्रोटीन बन रहा है जो रूट्स के प्लांट्स के लिए खतरा है। तो मुझे ये प्रोसेस समझ आ गई। अब मैं इसका सॉल्यूशन क्या करता हूँ, देखो सॉल्यूशन क्या निकाला इसका मैंने एक क्या किया, एक नहीं नहीं, इस प्रोटीन का कोई नाम नहीं है ऐसा, ठीक है। हाँ, आपको नीट में टोबैको अगर नहीं भी लिखा हुआ आता है तो ये ऐसे याद रख सकते हो। टोबैको प्लांट को हम सोलैनम, टोबैको प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है सोलैनम निग्रम। टोबैको प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है सोलैनम निग्रम, ठीक है। सोलैनम निग्रम, सोलैनम जीनस से आता है ये, ठीक, और निग्रम इसका स्पीशीज़ है। तो अब यहाँ पर मैं एक टेक्निक यूज़ करता हूँ और उस टेक्निक का क्या नाम है, आरएनए इंटरफेरेंस। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं और थोड़ा सा मुझे आप लोगों का पूरा फोकस चाहिए, क्योंकि ये आरएनए इंटरफेरेंस थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा अगर आपको ध्यान नहीं दिया आपने। सुनो, आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से आप इन यूकैरियोटिक सेल्स का ये जो निमाटोड है इसके मैकेनिज्म में एक बाधा बनाओगे। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक तरह का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर मैं बनाता हूँ तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए मुझे दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, और वो दो चीज़ें क्या है बताओ? हेलो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे, क्या क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? एक वेक्टर चाहिए, फॉरेन डीएनए चाहिए और वेक्टर चाहिए। होस्ट क्यों चाहिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, बताओ? लिलिमा, होस्ट की ज़रूरत है क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए? हाँ, अच्छा, शायद अभी नहीं बोलोगे तुम। इशिका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए होस्ट की ज़रूरत है क्या? भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपको बताया है मैंने, एक उसके लिए चाहिए आपको फॉरेन डीएनए, एक आपको वेक्टर डीएनए चाहिए और एक फॉरेन डीएनए चाहिए। हाँ, फिर उसको आप होस्ट बॉडी में डालोगे, ठीक है। जैसे वो एग्जाम्पल देख लो दोबारा, वो जुगनू वाला एग्जाम्पल याद रखना। जुगनू वाले एग्जाम्पल में जो जुगनू के यानी कि फायर फ्लाइज के जो जीन्स थे वो क्या थे, फॉरेन डीएनए। क्यों बोल रहा था इनको मैं फॉरेन डीएनए? इनको फॉरेन डीएनए इसलिए बोल रहा था क्योंकि होस्ट बॉडी क्या था, प्लांट। प्लांट इस केस में होस्ट है ना, तो होस्ट के लिए तो वो फॉरेन हो गया। और वेक्टर की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? वेक्टर यहाँ पर व्हीकल है, वाहन का काम कर रहा है। ये वेक्टर इस फॉरेन डीएनए को कहाँ लेकर जाएगा, होस्ट में लेकर जाएगा। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ये जो अपना फॉरेन डीएनए है और ये जो वेक्टर डीएनए है, इसको क्या बोलता हूँ मैं, होस्ट बोलता हूँ मैं इसको। फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या मुझे होस्ट की ज़रूरत है? नहीं, होस्ट में तो बाद में डाला जाएगा, फॉर एग्जांपल वो प्लांट को लुमिनस बनाने के लिए, चमकाने के लिए, वो तो बात की बात है। तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक तरह का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहा हूँ। ध्यान से सुनो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहा हूँ, देखो। तो आपको ये बात पता चल गई है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए। तो फॉरेन डीएनए यहाँ पर क्या लिया मैंने, फॉरेन डीएनए फॉर एग्जांपल कुछ वायरस के जीन्स ले लिए, कुछ वायरस के जीन्स ले लिए, ठीक है। और वेक्टर क्या लिया है, वेक्टर लिया है हमने अगैरोबैक्टीरियम। अगैरोबैक्टीरियम कहीं से सुना हुआ है, सुना है, सुना सुना सा लग रहा है क्या, याद करो।
अगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस फैक्टर, याद आ रहा है? कहाँ सुना था? अभी अभी पढ़ा था हमने, जब ना, ये वो है जो ट्यूमर कॉज कर देता है, टीआई प्लाज्मिड। याद आ रहा है? ट्यूमर कॉज कर देता है, ट्यूमर कॉज करने वाला वेक्टर है ना ये, उसका यूज़ किया और एज रिजल्ट मुझे एक क्या मिल गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या करूं मैं? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये ना दो तरह के, ये जो अपना डीएनए बनाया ना, ये ये क्या करेगा, ये दो तरह के स्ट्रैंड्स बनाएगा। एक तो सेंस आरएनए और दूसरा एंटी सेंस आरएनए, ठीक। और ये दोनों सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जब ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, और जब ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बना देंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बना दें? हाँ वो तो रिपीट करना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ ना, ये आरएनए इंटरफेरेंस थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है? बहुत दिमाग खराब करेगा वरना ये टॉपिक पूरा साल ले जाता है ये। देखो, वायरस कोई भी एक स्पेसिफिक वायरस ले लिया मैंने, कोई ऐसा नाम नहीं है, ठीक है, कोई नाम नहीं है हमें, ठीक है, कोई वायरल जीन्स लिए हैं, ये अगर आपसे पूछे ज़्यादा कि कौन से लिए, तो किसी इन्फेक्शन से उठाए हैं, ये बोल देना, किसी इन्फेक्शन से उठाए हैं कुछ वायरस के सेल्स या वायरस के कुछ जीन्स, और उसको मैंने एगरोबैक्टीरियम के साथ में कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आगे दो स्ट्रैंड्स बना सकता है, सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए, ठीक है। याद करो, मैंने डीएनए रेप्लिकेशन जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, राहुल याद आ रहा है? मैंने बोला था कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक होता है टेम्पलेट और एक होता है कोडिंग, होता है, एक होता है टेम्पलेट और एक होता है कोडिंग, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट वाला ट्रांसक्रिप्शन करता है, कोडिंग वाला ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता। याद आ रहा है? और इसका रीज़न क्या बोला था मैंने? अरे, और रेप्लिकेशन नहीं पूछ रहा मैं, रेप्लिकेशन नहीं पूछ रहा, प्राइमर की रेप्लिकेशन नहीं पूछ रहा मैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा हूँ। मैं बोला था कि ट्रांसक्रिप्शन के वक्त सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट जो होता है वो ही ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, कोडिंग ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। क्या रीज़न है? तुम साइंटिस्ट बनोगे बेटा। पूछ क्या रहा हूँ, बता क्या रहा है इशिका, तुम बताओ भाई। सुनो ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड होता है जो कोड करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, दोनों क्यों नहीं करते? अरे यार, तुम साइंटिस्ट हो भाई, तुम अलग अलग जवाब दे रहे हो कुछ, तो रहने दो, तुक्के लगा रहे इधर उधर, कुछ तो लगेगा। हाँ भाई, किसी को पता है ये? प्रिया मौर्य, याद करो, क्यों दोनों स्ट्रैंड नहीं ट्रांसक्रिप्शन करते? श्वेता, अरे अगर दोनों, भूल गए तुम लोग, अगर दोनों ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, हाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। कैसी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी? कैसी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी? राइट, अब दो स्ट्रैंड थी, याद करो, 5' 3', ठीक है, अगर दोनों ही
ट्रांसक्रिप्शन करेगी, दोनों ही आरएनए बनाएगा। तो मैंने बोला था दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे स्ट्रैंड बन जाएगी कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे और दोनों इजीली एक दूसरे से बाइंड कर जाएंगे और वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। याद आ रहा है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा। याद आया? हाँ, और क्या, ये आया है सवाल तगड़ा। एमआरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही तो था। हाँ बोलो। ठीक है, देखो सेंस आरएनए तो वही, लेकिन उसी चीज़ का यूज़ यहाँ पर किया है इसने। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ पर दोनों ही स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए, और ये मिलकर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दे रहा है। देखो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जा रहा है। अच्छा तो भाई ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करेगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ना, अब दोबारा मैं वापस जा रहा हूँ किसकी प्रोसेस पे, इसकी प्रोसेस पे। जो मैकेनिज्म बताया था आपको, मैकेनिज्म क्या बताया था, किस तरह से निमाटोड जो है वो प्लांट के रूट्स को कॉज करता है इन्फेक्शन। ये जो निमाटोड के पास जो जीन्स होते हैं, ये जाते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाते हैं? एमआरएनए। ट्रांसलेशन करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और यही प्रोटीन किसको इन्फेक्ट करता है? रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को। इतना इसमें कोई दिक्कत? सभी से सुनना है भाई, इसमें कोई दिक्कत? मेमूना, अनस, इशिका, श्वेता, सब क्लियर? देखो तो जीन ने ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए बनाया, ट्रांसलेशन किया, प्रोटीन बनाया, और वो प्रोटीन इन्फेक्ट करेगा रूट्स ऑफ प्लांट को। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मैंने बाहर से बनाया है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो ये आरएनए, ये आरएनए क्या कर जाए, इससे बाइंड कर जाएगा। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो मैं डालूंगा होस्ट प्लांट में, होस्ट प्लांट क्या है यहाँ पर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बन गया था, फिर होस्ट प्लांट क्या होगा इस केस में? टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में, तो वो जो टोबैको प्लांट है वहाँ उन टोबैको के जो सेल्स हैं वहाँ पर मैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपना इंसर्ट कर रहा हूँ, और फाइनली ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये एमआरएनए से बाइंड करेगा, और इस एमआरएनए से जब ये बाइंड कर गया तो प्रोसेस यहीं की यहीं नहीं रुक जाएगी। क्योंकि ये इसको ट्रांसलेशन करने ही नहीं देगा। और जब ये ट्रांसलेशन, एक बात बताओ, जब तक उस पेस्ट ने प्रोटीन बनाया ही नहीं है, सुनो, हमने पहले से ही डाल रखा है वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, हम आने दे रहे हैं उसको, आने के बाद मार रहा, हाँ, और प्रोटीन नहीं बनाने दे रहा है। अफेक्ट तो इन्फेक्ट तो तब करेगा ना जब वो प्रोटीन बनाएगा। भाई बॉडी में आ चुका है वो जीन, ट्रांसक्रिप्शन भी कर रहा है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो अफेक्ट इन्फेक्ट तो तब करेगा जब वो रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को तब इन्फेक्ट करेगा जब वो प्रोटीन बना पाएगा। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मैंने यहाँ पर पहले ही डाल रखे हैं, वो इस एमआरएनए से जाकर बाइंड कर जाएगा, और ये एमआरएनए से जब बाइंड कर गया, इसने रोक दिया, इसको क्या करने से रोक दिया? ट्रांसलेशन करने से रोक दिया। अब ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो क्या प्रोटीन बनेगा? हाँ, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के पास ही है ये प्रॉपर्टी, इसलिए तो मैंने ये बनाया था, ठीक है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जाकर बाइंड कर जाएगा इस एमआरएनए से, और फिर ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, और क्योंकि ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन ही नहीं बना तो कौन इन्फेक्ट करेगा? क्लियर हुआ? आरएनए इंटरफेरेंस। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ आ जाना चाहिए, अब आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आ जाना चाहिए
कि इस प्रोसेस का नाम आरएनए इंटरफेरेंस क्यों है। आरएनए इंटरफेरेंस इस प्रोसेस का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर मैं आरएनए की जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है, नॉर्मल मैकेनिज़्म क्या है, नॉर्मल मैकेनिज़्म ये है कि वो आरएनए जीन से ट्रांसक्रिप्शन, जीन ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा और वो ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। ये एक नॉर्मल मैकेनिज़्म है। लेकिन इस मैकेनिज़्म को, इस सीरीज़ को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो उस वहाँ पर किसी तरह का इंटरफेयर या इंटरफेरेंस देखने को मिलता है आरएनए के प्रोसेस में। हाँ, बिल्कुल देखने को मिलता है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक इंटरफेरेंस मिल रहा है या? ठीक। तो इसीलिए इस प्रोसेस को मैंने क्या नाम दे दिया, आरएनए इंटरफेरेंस। और एक बात सुनो, एक और चीज़ बोलते हैं इसे, इस प्रोसेस का नाम आरएनए इंटरफेरेंस तो है ही है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपको आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। एक और इस चीज़ को बोलते हैं, एक और है नाम इस प्रोसेस का, और वो क्या है, एमआरएनए साइलेंसिंग। ये भी आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं इसको एमआरएनए साइलेंसिंग क्यों बोल रही हूँ। कौन रीज़न देगा इसका, बताओ। आपको अब प्रोसेस पता चल गया है, रीज़न बताओ मुझे कि इस प्रोसेस को मैं एमआरएनए साइलेंसिंग क्यों बोलता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, यही दो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? हाँ भाई, लिलिमा, लिलिमा कहाँ है? तुम साथ साथ क्या छोटा भीम देख रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? जवाब दो यार। समझ आ रहा है ना? ठीक है। और तो यहाँ पर आपको पूरा, ये अगर कभी भी पूछ लेता है आरएनए इंटरफेरेंस या एमआरएनए साइलेंसिंग, तो बता सकते हो ना क्या है बेसिकली ये एमआरएनए साइलेंसिंग। हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल मैकेनिज्म को इंटरप्ट कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाता है, ठीक है, हमारा यहाँ पर एग्रीकल्चर ख़त्म। मैंने बोला था इस चैप्टर में दो ही चीज़ें पढ़नी है हमें, एग्रीकल्चर और मेडिसिन। एग्रीकल्चर ख़त्म हो चुका है, अब हम आएंगे किस पर, क्या पढ़ेंगे अब, मेडिसिन, है ना। तो मेडिसिन देखो, ठीक, मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं अब हम। तो मेडिसिन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और उसका नाम क्या है, जीन थेरेपी। सुनो, जीन थेरेपी। अब हुआ क्या, जीन थेरेपी, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, जीन थेरेपी है क्या। ये एक मेथड है टू प्रिवेंट और ट्रीट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। मैंने कई बार ये बात बोली है आपको कि जैसे जो ये किनर होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, या किसी भी तरह के कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है इस तरह का, उनको ट्रीट किया जा सकता है, उनको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन एडल्ट स्टेज पर नहीं, उनको एडल्ट स्टेज पर ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर ट्रीट कब किया जा सकता है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हो, ठीक। अगर मुझे एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ये पता चल जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब ये कि वो जब मदर की बॉडी के अंदर है, मतलब विद इन 9 मंथ, जब उनका डेवलप हो रहा है इनसाइड द वुम्ब ऑफ मदर, तो जब उनका डेवलपमेंट हो रहा है विद इन 9 मंथ, अगर मुझे ये पता चल जाता है कि इस तरह का कोई डिफेक्ट है, तो मैं किसी तरह कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में पॉसिबल नहीं, ठीक। इसी तरह के कई तरह जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो जीन्स रिलेटेड होते हैं, उनको ट्रीट करना यूजिंग व्हाट, बायोटेक्नोलॉजी। इसको क्या बोलते हो आप, जीन थेरेपी। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या करना, ट्रीटमेंट करना किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर का,
उसे क्या बोलते हैं हम? जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हुआ था, जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हुआ था वो किस पर हुआ था? एक 4 साल की लड़की थी, 4 years old गर्ल, ठीक है। उसको क्या हुआ था? उसको एक डिजीज़ हुई थी जिसका नाम था एडीए डेफिशिएंसी। क्या नाम था? एडीए डेफिशिएंसी। अब सवाल ये है कि ये एडीए डेफिशिएंसी क्या होता है, लेकिन एडीए डेफिशिएंसी से समझने से पहले, डेफिशिएंसी तो समझ में आ रहा है कि एक ऐसा डिजीज़ जिसमें क्या, कौन सा जीन गायब हो जाएगा? एडीए गायब हो जाएगा। एडीए की फुल फॉर्म क्या है सुन लो पहले, बाद में पता चलेगा आपको एडीए डेफिशिएंसी से होता क्या है, ठीक है। तो एडीए की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डी एमिनेज। एडिनोसाइन डी एमिनेज एक तरह का क्या है? एंजाइम है, यानी कि एक तरह का क्या है? प्रोटीन है, ठीक। और प्रोटीन है तो किसी ना किसी जीन से बनकर आया होगा। अब इसका फंक्शन क्या है? इस एडिनोसाइन डीएमिनेज का फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को बनाता है, ठीक है। किसको बनाता है? फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद फॉरेन पैथोजन दैट आर कमिंग इनटू आवर बॉडी। तो इसको क्या बोल रहे हो आप? इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, है ना, सुना होगा ये, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। तो हमारे इम्यून सिस्टम फाइट कैसे कर पाता है? हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं। अब वो कौन से सेल्स होते हैं जो फाइट करते हैं पैथोजन से? कौन बताएगा? कौन? वेरी गुड, WBCs। और ये WBCs, RBCs, ये जितने भी सेल्स हैं ये कहाँ बनते हैं? स्प्लीन में तो मरते हैं जाके। स्प्लीन तो कब्रिस्तान है ना हमारी बॉडी का, राइट। बोन मैरो में। और ये बोन मैरो होता कहाँ है अपना? फीमर बोन में, है ना, थाई बोन बोलते हैं जैसे, वहीं पर सारे ये जो है, या आप बोलो बैक बोन, वहाँ पर बन रहे हैं सब सेल्स। यानी कि WBC का प्रोडक्शन, ठीक है। अब क्या हुआ? ये सब जो काम है वो किसी ना किसी जीन, कौन रेगुलेट करता है? एक एंजाइम रेगुलेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बनता है, यानी कि ये सारे सेल्स बनते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी पर्सन में ये जीन ही एब्सेंट हो, जिस जीन की वजह से ये प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का नाम क्या है? एडिनोसाइन डीएमिनेज, ठीक है। अगर वो जीन एब्सेंट है तो क्या वो प्रोटीन बनेगा? एडिनोसाइन डीएमिनेज, एडीए बनेगा किसी की बॉडी में? और अगर एडीए नहीं बनेगा तो क्या उसकी बॉडी में कोई इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होगा? मतलब क्या वो किसी डिजीज से फाइट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। कोई सेल्स ही नहीं बनेंगे उसकी बॉडी में। WBCs, या आप बोलते हो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफाइज, तब भी मर जाएगा, ठीक है। तो छोटी से छोटी, अब मैं बता रहा हूँ ना मैं, अब वो जो 4 साल 4 years ओल्ड गर्ल थी, वो फर्स्ट केस था हमारा एडीए डेफिशिएंसी का, जिसमें हमें ये पता चला कि इसको तो एडीए डेफिशिएंसी है। एडीए डेफिशिएंसी डिजीज, अब आपको समझ आ रहा होगा एडीए डेफिशिएंसी का क्या मतलब है। आया समझ? एडीए डेफिशिएंसी मतलब एक ऐसा पर्सन जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी है, ठीक है। एक ऐसा जीन एब्सेंट है विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम, एंड एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम हेल्प्स इन व्हाट? हाँ, तो इसमें 4 साल की जो लड़की थी, इसमें पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी किया गया था, फर्स्ट क्लिनिकल
जीन थेरेपी बोल सकते हो आप, जीन थेरेपी बोल सकते हो आप। कब? 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किया गया था, ठीक, टू ट्रीट। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या क्या पॉसिबल उपाय हैं, क्या क्या पॉसिबल उपाय हैं कि हम ये एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं। तो पहला पहला ऑप्शन में बता, पहला ट्रीटमेंट बता रहा हूँ किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है एडीए डेफिशिएंसी वाले पेशेंट को। हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रीटमेंट का, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्या मतलब है? मैं किसी डोनर को ढूंढ सकता हूँ, मैं किसी डोनर को ढूंढ सकता हूँ, या किसी को भी बोल सकते हैं कि भाई आप, ठीक है, या खरीद सकते हैं। हॉस्पिटल बेसिकली खरीदा ही जाता है, ठीक है, कोई डोनेट नहीं करता है। तो हॉस्पिटल में बहुत ही महंगे दामों पर कोई फॉर एग्जांपल ये डोनेट कर रहा है, या ठीक है, तो ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी मैंने क्या किया, किसी और पर्सन का एंजाइम लिया है जो मैच कर रहा है, ये भी ज़रूरी है, मैच कर रहा है, और फिर वो एंजाइम क्या कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कुछ समय के लिए डब्ल्यू बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब ये एंजाइम उसकी बॉडी में डाला, आपको पता है डब्ल्यू का अपना लाइफ स्पैन होता है, एंजाइम ख़त्म होगा या नहीं होगा? भाई जब होता है हम दवा खाते हैं तब असर होगी, लेकिन वो दवा का इफ़ेक्ट जो है वो एक टाइम वाइल के लिए होगा ना, एक टाइम पीरियड के लिए होगा। उसके बाद क्या? उसके बाद तो आपको क्या कराना पड़ेगा, ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दोबारा कराना, जैसे डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो वैसे ही एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या करवाना पड़ेगा दोबारा। और ये एक बहुत महंगी प्रोसेस है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव बिल्कुल नहीं है, दोबारा दोबारा ये प्रोसेस करवाना पड़ेगा। तो क्या ये सूटेबल है इस केस में? बताओ। हालांकि एक ऑप्शन है, समझ आया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या किया, दूसरे किसी पर्सन से मैंने एंजाइम लिया और उस पेशेंट को इंसर्ट कराया उसमें। समझ आया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी? प्रॉफिटेबल है मतलब क्या कहना चाहता है? हाँ, क्या? हेलो राहुल, प्रॉफिटेबल तो ये तो यही काम है इसका, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, और किसी चीज़ में क्या बेनिफिशियल होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं क्या कर दूं, ऑपरेशन कर दूं। ऑपरेशन मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, सिंपल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना भी बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, जिसमें बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट करना, और सबसे पहले तो बोन मैरो मुझे मैच करानी पड़ेगी। बोन मैरो कोई ऐसा ऑर्गन तो नहीं है ना, एक बात बताओ, बोन मैरो तो वो मैरो है जो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो मेरी थाई बोन है, तो उसके बीच में एक मैरो प्रेजेंट है, उसका ट्रांसप्लांटेशन करना है, विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। और 4 साल की लड़की में ये प्रोसेस करना क्या पॉसिबल था? ऐसा मैरो ढूंढना ना, बहुत रेयर डिजीज़ है ये। बोलो अनस, समझ आया? पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं समझ आया अनस? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मतलब, बोन मैरो तो वो सेल्स थे ना जो क्या कर रहे हैं, वो बोन मैरो वो सेल्स हैं जो डब्ल्यू बनाएंगे। वहीं पर वो क्या किया मैंने, वहीं पर वो एडिनोसाइन डीएमिनेज भी बन रहा था, तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दिया किसी डोनर से लेके, किसी पर्सन से लेके पेशेंट में, ठीक है। ये भी एक पॉसिबल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और बोन मैरो मिलना विच इज़ रेयर, ठीक है। बोन मैरो मिल जाता है, मैच करता है, कोई डोनेट करने के लिए रेडी हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट करना वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसको भी सजेस्ट किया जा सकता है क्या, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन? बताओ। नहीं कर सकते, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास बचता है, और वो क्या बचता है? जीन थेरेपी,
ठीक है, जीन थेरेपी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। जीन थेरेपी हीरो है अपना। एक गिलास में पानी दियो बेटा। देखो जीन थेरेपी क्या है, मैं यहाँ पर कुछ WBCs लेता हूँ। कहाँ से WBCs लेगा? पेशेंट से। बताओ WBCs कहाँ से लिए? बंद कर बेटा, बंद कर। डोनर से। कुछ यहाँ पर सेल्स लिए इस तरह के, ऐसे WBCs लिए। इन WBCs में इनको कल्चर करवाया, ठीक है, कल्चर प्लेट लिया इस तरह का, ठीक है, और यहाँ पर कल्चर करवा रहे हैं इसको, कल्चर करवा रहे हैं। यहाँ पर इसको मीडियम दे रहे हैं एक अपना, क्या दिया जा रहा है इसको, यहाँ पर इसको ADA जीन इंसर्ट किया जा रहा है। क्या इसमें दिया जा रहा है? ADA जीन डाल दिया जा रहा है। किस में? इन WBCs में, ठीक है। अब ADA जीन डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ADA जीन ऐसे तो नहीं डाल सकते आप, जीन डाल रहे हैं तो रिकॉम्बिनेंट DNA डालना पड़ेगा, है ना, रिकॉम्बिनेशन। अब इसके लिए जीन ADA जीन हो गया अपना, क्या इस केस में ADA जीन हमारा हो गया फॉरेन DNA हो गया। अब फॉरेन DNA अगर है तो कोई ना कोई वेक्टर चाहिए या नहीं चाहिए? यहाँ पर मैं एक रेट्रोवायरल वेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, और ये भी मैंने बताया था हम कुछ रेट्रोवायरल वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। रेट्रोवायरल मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, जैसे कि बताया था मैंने HIV का वायरस, तो वो यूज़ कर सकते हैं हम क्या करने के लिए? ADA जीन को ट्रांसफ़र कराने के लिए। और इस केस में होस्ट सेल क्या है अपना? अब होस्ट किसको बोलोगे? WBC। तो होस्ट सेल में मैं ये ट्रांसफ़र कराऊंगा ADA जीन। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो ADA जीन तो पहुंच गया, ADA जीन जो पहुंच गया WBCs में, ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ही ये WBCs, फिर मैं ये WBCs जो जिसके पास ADA है, ऐसे WBCs जिसके पास ADA है, ठीक है, ऐसे WBCs जिसके पास ADA है, इसको मैं कहाँ इंसर्ट करूँगा? हाँ, ADA डेफिशिएंट पेशेंट है उसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया, ठीक। तो अब अपने आप उसकी बॉडी में क्या बनने लगेंगे? उसकी बॉडी में अपने आप इधर WBCs का प्रोडक्शन चालू होगा या नहीं होगा? बताओ। होगा। लेकिन एक बात है, एक यहाँ प्रॉब्लम ये भी है, ये जो WBCs मैंने इस पेशेंट में डाले, इस WBCs का भी तो अपना एक लाइफ स्पैन होता है। WBCs का अपना एक सेल साइकिल होता है। उसके बाद ये ऐसा थोड़ी है ये WBCs हमेशा सरवाइव करते रहेंगे। ये भी तो 13 से 20 दिन का लाइफ स्पैन होता है इनका। WBCs का लाइफ स्पैन होता है कितने दिन? 13 से 20 दिन। यानी कि 13 से 20 दिन बाद मुझे फिर ये दोबारा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ना 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 ना, वो मल्टीप्लाई तो कर जाएंगे। रुक जाओ, मल्टीप्लाई तो वो करेंगे, एक बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखोगे कि 13 से 20 दिन बाद ये ऐसा नहीं है कि इन्हीं सेल्स से सेल्स बनते हैं। ये WBCs इन्हीं सेल्स से तो नहीं बन रहे, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा सेल्स चाहिए ताकि वो कुछ बना सके, क्या बोलते हैं, WBCs और बना सके, है ना। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि सिर्फ वो वाले WBCs यहाँ बच जाएंगे, यहाँ सिर्फ वो वाले WBCs बच जाएंगे जो क्या करेंगे, जिनके पास ADA नहीं होगा। और जब वो वाले होगा, ऐसा एक टाइम ऐसा आएगा ना जब ऐसे WBCs सिर्फ बच जाएंगे जिनके पास ADA नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल WBCs हैं। तो जब ऐसा टाइम आएगा तब आपको रियलाइज़ होगा यार अब दोबारा से ये जीन थेरेपी करनी पड़ेगी। यानी कि क्या जीन थेरेपी भी फेल हो गई? नहीं, इस केस में ये बोल रहा है जीन थेरेपी तभी पॉसिबल है, तभी ये भी एक टेम्परेरी क्योर ही है।
जैसे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देखा, ये भी दोबारा दोबारा करना पड़ेगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। जीन थेरेपी भी टेम्परेरी ही लग रहा है अभी तक तो, लेकिन अगर इसको मैंने बोला था शुरू में, अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कर दिया जाए तो जीन थेरेपी क्या है, एक तरह का परमानेंट क्योर है। जीन थेरेपी क्या है, एक तरह का परमानेंट क्योर है। जीन थेरेपी परमानेंट क्योर है इफ दिस थेरेपी is given at early embryonic stages। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप इसे करोगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो बॉडी डब्ल्यूबीसीज बना रही होती है, अडेप्ट कर रही होती है। उस समय पर जैसे सेल्स मिलेंगे वैसे 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 ही सेल्स बनना चालू कर जाएंगे। लेकिन एडल्ट बॉडी में वैसे सेल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर तो आप जैसे सेल्स, उस समय पर तो सेल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो उस समय पर जैसा डेवलपमेंट होगा उस समय पर एडीए जीन वैसा वैसा डेवलपमेंट करना चालू कर देगा। इसलिए एम्ब्रियोनिक स्टेज पर अगर आप ये प्रोसेस जीन थेरेपी करते हो तो परमानेंट क्योर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट्स, 3 थेरेपीज बताई जिससे आप क्या ट्रीट कर सकते हो एडीए डेफिशिएंसी, है ना। एडीए डेफिशिएंसी क्या बताया, मतलब एडिनोसाइन डीएमिनेज एक एंजाइम है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, वो एब्सेंट हो जाता है। वो क्यों एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि एक जीन एब्सेंट है विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए मैंने क्या किया, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम किसी पर्सन से लेकर इम्प्लांट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इस एंजाइम का रिप्लेस किया जा रहा है बार बार। और क्या किया, इंजेक्शंस जैसे लगते हैं इस एंजाइम के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी देखा। फिर मैंने बोला जीन थेरेपी भी एक प्रोसेस है। जीन थेरेपी भी देखा हमने, ये टेम्पररी ही हो गया। ये भी प्रोसेस इस केस में क्या हुआ, टेम्पररी ही हो गया। लेकिन अगर ये मैं यही सेम प्रोसेस क्या करता हूँ, अगर मैं परमानेंट, कब बोला जाएगा इसे, इसी प्रोसेस को, जीन थेरेपी को परमानेंट कब बोला जाएगा, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर किया जाएगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर इसमें क्या किया जाता है, एक बार दोबारा सुनो। एडीए जीन को लिया, रेट्रोवायरल वेक्टर्स के साथ में कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल क्या है यहाँ पर, होस्ट सेल है हमारे इधर डब्ल्यूबीसी सेल जो किसी पर्सन से लिए गए थे, उसको हम क्या कर देंगे, उसको एडीए डेफिशिएंट पेशेंट पे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आप देखते हो 13 से 20 दिन बाद दोबारा यही काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि रिपीट तो टेम्पररी हो गया ना। ये परमानेंट के लिए आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज पर पहले ही पता लगाना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको बोला था, अगर किसी भी तरह का कोई डिजीज़ होता है इस तरह का, ठीक है, किसी भी तरह का अगर कोई डिजीज़ होता है, डिसऑर्डर होता है, उसको पता लगाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एमनियोसेंटेसिस एक डायग्नोसिस होता है जिसकी मदद से किसी भी तरह का ऐसा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हम विद इन 9 मंथ्स ही पता लगा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये एमनियोसेंटेसिस क्या है, इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है। कोई रीज़न बताओ इसका बैन होने का। बाबा पैर के नीचे लगाएगी क्या? हाँ, क्योंकि इसमें एक ये था कि डिसएडवांटेज ये था कि लोग अब ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है, एमनियोसेंटेसिस का डिसएडवांटेज नहीं है, लोग इसको गलत यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ द क्या बोलते हो आप इसे, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। ठीक है, डिसएडवांटेज यहाँ से जो है वो जन्म लेता है। तो एमनियोसेंटेसिस वाज नॉट डिस्कवर्ड टू द डायग्नोज वेदर द मेल जेंडर और फीमेल। ठीक है, मेल जेंडर है या फीमेल जेंडर है, इसके लिए थोड़ी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए थोड़ी इसको फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था इस टेक्निक को। हाँ, बैन है ना, कैसे करा सकते हो तुम ना।
हो गया वो तो। अब क्या बोलते हैं, अब ये तो गवर्नमेंट ने मजबूरी में लिया ना ये फैसला, क्योंकि लोग धड़ाधड़ एमनियोसेंटेसिस करा रहे हैं। और एमनियोसेंटेसिस इसलिए नहीं करवा रहे कि वो उन्हें किसी डिजीज़ का पता लगाना, ना 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 ना, वो क्या करवा रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और फाइनली इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ने लगे। और जब बहुत ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड्स बढ़ने लगे तब जाके गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा। समझ आया? हाँ, कदम उठा, स्टेप लेना पड़ा, कदम उठाना पड़ा। समझ आया? तो मेडिसिन में एक फर्स्ट चीज़ हमने पढ़ी आज जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी इज़ अ मेथड टू प्रिवेंट और ट्रीट अ जेनेटिक डिसऑर्डर यूजिंग जीन्स। और आपने ये भी समझा कि ये जीन थेरेपी तभी मोस्ट इफेक्टिव होती है जब आप इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज पर करो। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हमने पढ़ा कि 4 ईयर ओल्ड गर्ल में देखा गया था 1990s में, जिसको ट्रीट किया गया था, जिसमें किसको ट्रीट किया था हमने, ये एडीए डेफिशिएंसी से जो अफेक्टेड थी उसको ट्रीट किया। फिर मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस डिस्कस किया, जिसको एमआरएनए साइलेंसिंग भी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें समझ आ गया, दोनों सभी, आरएनए साइलेंसिंग और ये जीन थेरेपी, क्लियर है दोनों चीज़ें?